आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव जो हुए हैं उसके नतीजे अब आ गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों के नतीजे भी अब सामने हैं। तमाम जगहों पर परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं साफ हो गई हैं। तो उधर अगर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी के लिए निराशा ही वहां से भी हाथ लगी है और भी तमाम जगहों से निराशा हाथ लगी है भारतीय जनता पार्टी को। अगर बात हिमाचल प्रदेश की हो तो यहाँ 4 सीटों पर चुनाव था, एक मंडी लोकसभा, इसके अलावा 3 विधानसभा उपचुनाव। यहां चारों जगह से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर गई। सरकार बीजेपी की, सत्ता में बीजेपी, विकास के दावे हैं, बावजूद इसके नतीजे कुछ और हैं। अब बहुत जल्द जो है विधानसभा चुनाव, पूर्ण चुनाव जो है वो भी होने जा रहे हैं और उससे पहले ये उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ एलनाबाद का अगर हम बात करें, उसकी जिक्र करें उसका, तो 3 साल अभी सरकार को बाकी हैं। चुनाव के दौरान जो बातें हुई वो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों ने कहा था सीट छोड़ दो, हमने छोड़ दी। किसानों ने कहा चुनाव लड़ लो, हम चुनाव लड़ लिए, अब नतीजे आ गए हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि एलनाबाद की जनता विकास चाहती है, यहां से अपने प्रतिनिधि को, ऐसा प्रतिनिधि चाहती है जो इनके विकास की बात को सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार यहां काम कर सके। ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई, लेकिन नतीजा जो आया है उसमें अभय सिंह चौटाला आगे निकल गए, जीत दर्ज कर गए हैं। अंतर बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये जीत नैतिक तौर पर जीत नहीं है अभय सिंह चौटाला की। वो खुश भले ही हो जाएं, लेकिन ये जीत उनकी नैतिक तौर पर नहीं है। ये मार्जिन बहुत कम हो गया उनका, पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है, तो इसलिए नैतिक तौर पर तो उनकी हार हो रही है, ये बात कही जा रही है। क्या वाकई इस तरीके के अब आगे एक पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से बनेगा और इसी स्टैंड पर वो आगे बढ़ेंगे और इसी पहलू को आगे बढ़ाएंगे? और क्या कृषि कानूनों को लेकर जो किसान आंदोलनरत हैं प्रदेश में, जगह जगह बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध होता रहा, क्या वो केवल राजनीति से प्रेरित था? इस नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रामपाल बुधवार और शंभू भद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि अब जो बात लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कही जाती थी, क्योंकि हमने देखा जहां भी बीजेपी के जेजेपी के नेता गए वहां ही विरोध का सामना करना पड़ा और सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता रहा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं, केवल राजनीति से प्रेरित है, ये किसान हो ही नहीं सकते। तो क्या इस तर्क को भी अब और बल मिल जाएगा इस नतीजे से? बिल्कुल, अगर आप इस नतीजे को देखेंगे और जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था और इस चुनाव में जितना उनको वोट मिला है और जितनी बड़ी मार्जिन से वोट मान लीजिए ऊपर तक पहुंचा है, बहुत कम मार्जिन से जीत पाए हैं, तो इसको देखने के बाद निश्चित रूप से अब बीजेपी के नेताओं को या जेजेपी के नेताओं को कहने का एक ग्राउंड तो मिल जाएगा कि जो भी किसान आंदोलन में लोग हैं वो निश्चित रूप से सही किसान नहीं है, जिसका कि बार बार वो आरोप लगाते हैं और राजनीतिक दल के ये कार्यकर्ता हैं जो कि इस तरह का विरोध कर रहे हैं या उनका बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी या जेजेपी के नेताओं का, तो ये उनको बल तो मिलेगा। और अभी आपने अनिल विज के का बयान भी सुना जिसमें उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखते बनता था कि वो एक कॉन्फिडेंट होकर के कह रहे थे कि अब नैतिक रूप से उनको ये करना चाहिए, हार माननी चाहिए। जो मार्जिन कम है, वोट के परसेंटेज कम है, तमाम मतलब चीजें कम है। तो ये जो इलाहाबाद का चुनाव है, आने वाले जो अगले 2.5-3 साल की राजनीति होगी प्रदेश की और जिसमें कि सरकार का जो काम करने का तरीका होगा, वो मुझे लगता है कि अब कॉन्फिडेंस पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। हाँ। और किसान के मुद्दों को लेकर जो डर है उसके अंदर में, वो डर थोड़ा कम होगा। हाँ। और वो जानेंगे कि जो किसान नेता हैं या किसान के जो विरोध कर रहे हैं उसमें राजनीति ज्यादा है और जेन्युइन किसान का विरोध कम है। ये उनको एक मैसेज जाएगा कि लगातार जो विरोध हो रहे हैं प्रदेश में अलग अलग जगह पे, वो राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रेरित है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। रामपाल बुधवार, एक चीज ये आप भी बताएं कि देखिए इस पूरी फाइट में, इस पूरे चुनाव के दौरान
हमने देखा सत्ता पक्ष और इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ कांटे की टक्कर देखी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को एक मजबूत और दमदार प्रतिनिधित्व और यहाँ से बताते रहे, एक कैंडिडेट बताते रहे, लेकिन नंबर बहुत कम है कांग्रेस पार्टी के पास। तो कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थितियाँ चुनाव प्रचार के दौरान और अब नतीजे के सामने आने के बाद, ये कहाँ और कितनी दिखाई देती है? क्या पहले से ही ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहीं तक ही सीमित रहेगी, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, या फिर ये कांग्रेस के लिए भी खुद चौंकने वाली चीज़ है, चौंकने वाली परिस्थिति है? नहीं, इलाहाबाद की साइड में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल नहीं था, ये पहले ही क्लियर था। और थोड़ी वो जो कमी रही थी वो कांग्रेस के अंदरूनी आपसी जो फूट थी उसने पूरी कर दी, तो कांग्रेस के पोजीशन यही रहनी थी। जहाँ तक कि किसान आंदोलन की बात है, मुझे लगता है कि ये अच्छा रिजल्ट रहा है कि एक अकेला मुद्दा सिर्फ हरियाणा के किसानों का नहीं है। अगर एक बार खुलकर बीजेपी सामने आना आरंभ हो जाएगी तो पब्लिक भी मानकर चलेगी कि भी जो बाकी चीजें हैं उनको नजरअंदाज किया जाने लग रहा है। पेट्रोल है, डीजल है, डीएपी खाद है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, उनकी तरफ ध्यान आएगा तो बीजेपी फंसेगी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे जो है किसी प्रकार का फायदा मिलेगा। अब तक तो बीजेपी के और जेजेपी के जो अधिकारी कर्मचारी वो शायद किसान आंदोलन के नाम के ऊपर जो है वो पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहे थे, या जो आम नागरिक थे जिनका संबंध किसानी से नहीं है वो ये मानकर चल रहे थे कि अकेला किसान ही मुद्दा नहीं है, और बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। महंगाई है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है। अब उनके ऊपर अगर फोकस होगा तो बीजेपी फिर फंसेगी निश्चित रूप से। कि समस्याएं अकेले की 3 कृषि आंदोलन के कानून की नहीं है, ये तो पूरे का पूरा मीडिया ने और किसानों ने हालात ये बना दिए कि सारा फोकस इलेक्शन का जो है किसान आंदोलन पर कर दिया, और उसका परिणाम हमारे सामने आकर देख लो कि पब्लिक को भी राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा कि किसी एक मुद्दे पर लेकर अगर आप सरकार को घेरने का प्रयास करोगे तो इतनी आसानी से जो है वो सरकार घेरने में कामयाब नहीं होगी। उन लोगों को जो बाकी मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, किसानी का आंदोलन सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन महंगाई का है, बाकी आपकी रोजगार का है, वो मुद्दे आपके कहाँ गए? हाँ, वो इसमें हालांकि देखिए, इसमें तो हालांकि क्या होगा कि परिस्थितियां, किसान आंदोलन को छोड़कर इन मुद्दों पर भी पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस हो या इनेलो, वैसे इनेलो के पास जनाधार कम है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अपने इसके बारे में सोचना होगा कि क्या किसान आंदोलन के कंधों पर वो आगे चलकर सत्ता में आ सकते या नहीं आ सकते। ये सोचने वाली बात है किसानों के लिए। ठीक है, हालांकि और इसमें किसानों जो के लिए जरूरी है कि क्या और वो ये अकेले चुनाव किसी तो कानून का विरोध सर, करके हालांकि ये बीजेपी चुनाव को तो सत्ता पूरे जिता तरीके सकते से हैं क्या? राजनीतिक दलों की तरफ से ही किसान आंदोलन पर इसको बनाया गया था। हालांकि मीडिया का इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रोल नहीं है कि मीडिया ने इसको बनाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि राजनेताओं ने इसको पूरा का पूरा किसान आंदोलन के साथ जोड़ करके बनाया। खासतौर पर अभय सिंह चौटाला के तो आप बयान देखें, उनके हर एक प्रवक्ता के बयान देखें, उनका तो कहना ही यही है कि ये किसानों के लिए ही सीट छोड़ी गई थी। फिर किसानों ने कहा दोबारा जैसे ही चुनाव आया कि चुनाव लड़ लो, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव लड़ने के बाद पूरी परिस्थितियां प्रचार के दौरान भी और हमारे साथ हर चर्चा में, हर डिबेट में, हर कार्यक्रम में ये बात उनकी तरफ से बोली जाती रही। खैर शंभू भद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और दूसरी बात इस पर भी जो अभी रामपाल जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन केवल एक मुद्दे की तरफ केंद्रित इसे किया जा रहा था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि केवल एक मुद्दा नहीं, मुद्दे और भी हैं। तो क्या अब दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाएगा, और क्या वाकई ये था कि मुद्दे सिर्फ एक मुद्दे की तरफ ध्यान था? और अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंतर बहुत बड़ा होता। अभी 2-3 चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। आपने भी स्पष्ट करी है कि बात को कि एक तो मीडिया ने कभी नहीं कहा कि ये केवल किसान का मुद्दा है। खुद इनेलो जब चुनाव में इस्तीफा दिया तो उस वजह उन्होंने अपना वजह किसान आंदोलन को बताया कि हम किसान के पक्ष में हैं, इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। जब दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आए तो भी उन्होंने यही तर्क दिया कि हम किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो विपक्ष को देखना होगा कि प्रदेश में नो डाउट बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, हेल्थ मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे प्रदेश में हैं। और इसमें विपक्ष जो है तो कभी भी इस 7 साल के दरमियान में मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी महंगाई के लिए या एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए कोरोना के टाइम में भी कोई भी विपक्ष का नेता सड़क पे प्रदर्शन करता हुआ देखे गए हों। तो ये तो विपक्ष की स्थिति है। सरकार को आप खुद ही लीड दे रहे हैं कि इतने मुद्दे होने के बाद भी आप उसके लिए लड़ते नहीं है।
और अभी भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो केवल किसान 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 कर रहे थे। ये तो विपक्ष को चाहिए था कि इन सभी मुद्दों को लेकर के कन्फ्रंट करते, वहां पे केवल किसान की बात नहीं करते, और उस वक्त जब ये जीत हासिल होती तो आप कहते कि हम इन तमाम मुद्दों पर जीत के आए हैं। तो कहने का सेंस कि विपक्ष ही मौका दे रहा है, सरकार को घेर नहीं पा रहा है ढंग से मुद्दे पे। प्रदेश में मुद्दे की कमी नहीं है और ये सभी जानते हैं, जो भी हमारे विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, सब इस बात को जानते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इलाहाबाद में तो ये निश्चित रूप से किसान के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा गया था और ये चुनाव इनेलो ने ताल ठोक के लड़ा था। और उनको जो अभी विजय में जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है पिछले में और इसमें, तो ये विजय का अंतर उनके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए है कि आप जिस विश्वास के साथ आप कह रहे थे कि जनता आपको किसान मुद्दे पे साथ देगी, वो चीज आपको इलेक्शन के रिजल्ट में नहीं दिखाई दिया। और इसीलिए इस जीत का जो विश्लेषण है इनेलो अपने हिसाब से करेगा और भाजपा अपने हिसाब से करेगी। आपने एक बड़ा सवाल किया था अभी कांग्रेस को लेकर के, जो कांग्रेस की जो स्थिति है, तो आप देखिए कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये जो बेल्ट है, हमको लगता है कि कांग्रेस अभी भी इसी बेल्ट तक सीमित है और जो आगे जींद और करनाल के तरफ जो जीटी रोड का बेल्ट है, जो वहाँ बीजेपी स्ट्रांग है, वो क्षेत्र अभी भी कांग्रेस के लिए अछूता सा है, काम करने की वहाँ पे जरूरत है। उन क्षेत्र के नेताओं को सोचने की जरूरत है कि कौन क्या कर रहा है। तीसरा, जो कैंडिडेट की बात कही गई थी अभी की, कैंडिडेट गोपाल का जो गोविंद कांडा जो कैंडिडेट थे वो अभी अभी बीजेपी में आए थे, तो यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी थी कि पवन बेनीवाल भी अभी अभी कांग्रेस में आए थे और वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो जो चुनाव होते हैं वो पार्टी के विचारधारा पे ज्यादा होते हैं, कैंडिडेट का भी असर होता है, लेकिन कैंडिडेट कब कहाँ कितने समय में कहाँ इधर उधर गया है वो बहुत काउंट नहीं करता है। अगर कैंडिडेट की अपनी स्ट्रांग छवि है तो वो किस पार्टी में है वो उसको सरप्लस करते हैं, जिस पार्टी में भी वो लड़ते हैं। तो ये बड़ा ग्राउंड नहीं बना वहाँ पे, अगर देखेंगे इलाहाबाद में, कि कौन नया है, कौन पुराना है, कौन अभी अभी आया है। ऐसा होता तो गोविंद कांडा को इतना वोट नहीं मिलता, या अभी पवन बेनीवाल के वोट कम नहीं होते। अगर उनकी अपनी शख्सियत होती तो वो 20,000 पे नहीं सिमटते जो कि सिमट गए। तो उनकी अपनी छवि थी वहाँ पे। शंभू जी, इसमें क्या इस फैक्टर ने भी काम किया? देखिए, हमने जब बड़ौदा का उपचुनाव जब हो रहा था उसको भी हमने बड़ी बारीकी से कवर किया, आप भी चर्चाओं में जुड़ते रहे। इधर अब इलाहाबाद उपचुनाव, इस सरकार के दौरान ये 2 उपचुनाव हुए हैं और इन्हीं 2 उपचुनावों के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कुमारी शैलजा की जो कहें कि काम करने का तरीका, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए, माइन्यूटली उसको समझा जाए, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। बड़ौदा में आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ग्राउंड पर थे, एक एक गांव में वो गए हैं, लगातार पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ली थी और उधर से दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो प्रचार कर रहे थे। अब इलाहाबाद में ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी गई। यहाँ केवल ऐसा लग रहा था कि फॉर्मेलिटी, ठीक है, पार्टी के को चुनाव लड़ना है तो हम एक बार जाते हैं, एक बार वो जाएंगे और ठीक हो जाएगा। यहाँ वो चीज़ नहीं देखी गई। तो क्या, और जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत के इस एरिया में ही कहीं ना कहीं कांग्रेस सीमित दिखाई देती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस तरीके से काम करना, तो क्या ये दिखा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ौदा में भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे या कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही थी, दोनों ही जगह में कॉमन कांग्रेस नहीं थी बस? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इलाहाबाद में अगर देखेंगे तो टिकट देने में भी कुमारी शैलजा की सहमति और उनके उनके प्रायोरिटी को, पसंद को ध्यान में रखा गया था कि उसी हिसाब से टिकट दिया गया था। और निश्चित रूप से इस चुनाव में आपको देखकर कांग्रेस कभी फाइटिंग मोड में दिखी नहीं। और ये आपको अभी कई साल के हम देख रहे हैं प्रदेश में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं जिस तरह से उनको एज ए कांग्रेस नेता करना चाहिए,
क्योंकि वो भी अपने बेल्ट तक सीमित रह जाते हैं। जब सोनीपत, झज्जर या इस इलाके में चुनाव, रोहतक इलाके में चुनाव हो, हाँ। तो वो जी जान लगाते हैं। हाँ। लेकिन वही चुनाव अगर जीटी रोड में हो या जैसे अभी एलनाबाद में हुआ, हाँ। तो वहाँ पे अपना जी जान या वोटर, हर एक वोटर तक कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये साफ दिखता है कि पार्टी के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई है वो अभी भी जारी है और कांग्रेस नेता जीतते हैं, कांग्रेस हारती है। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ पे जो जीटी रोड है या एलनाबाद, जींद का जो इलाका है, बिल्कुल इन सब सारे क्षेत्रों में कांग्रेस और उनके जो नेता हैं, चलिए दोनों ठीक वहाँ है। पे अभी कमजोर है। वहाँ पे मैं शंभू जी रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आ गया है जीतने के बाद। वो मीडिया के सामने आकर के बोले और परचम उन्होंने चुनाव में लहराया है। जीते हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा, लेकिन हाँ जीत तो आखिर जीत है। जो जीता वही सिकंदर, और उन्होंने श्रेय पूरा का पूरा किसानों को दे दिया है। ये एक और पहलू यहाँ से निकल करके आ रहा है, पूरा श्रेय किसानों को दे दिया। हम लगातार चर्चा इसी पर कर रहे हैं और बार बार यही बात हो रही थी कि किसानों पर चुनाव लड़ा गया था, किसान आंदोलन को बदनाम वो लोग करना चाहते थे कि एलनाबाद की जनता ने फिर मंशा पर पानी फेरा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई है। ये बात अभय सिंह चौटाला जो है वो अपने इस पहले बयान में कह रहे हैं। चलिए क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार सुनवा देते हैं आपको। आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना, उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को सबक सिखाया। चुनाव में इनको मात दी। वहीं मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चुनाव तो मुख्यमंत्री तब हारा था जब ये अध्यादेश लेकर के आए थे किसी के काले कानूनों के, उस वक्त एक बाई इलेक्शन अब आ रही जब 1 वर्ष होने को हो रहा है इस आंदोलन। मुख्यमंत्री ने इस ढंग से इस चुनाव के अंदर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन को लाचार किया, इस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसा बांटा, खुलेआम गोलियां लगी, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए जो है पानी की तरफ बहाया गया। तो अभय सिंह चौटाला ने भी इसे नैतिक हार जो बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को अगर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देना चाहिए। अब इस बात पर आ गए। थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि अनिल विज ने ये बात कही थी कि ये अभय सिंह चौटाला भले ही खुश हो जाएं, लेकिन ये उनकी नैतिक जीत नहीं है, नैतिक हार, उनको नैतिक रूप से हार स्वीकारनी चाहिए। ये बात इस तरीके से हो रही है। क्या वाकई अब ये नैतिकता को आधार बनाया जाएगा? दूसरी तरफ उन्होंने किसानों को इस जीत का श्रेय दिया है। क्या वाकई अब किसान आंदोलन को और कृषि कानूनों को इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इसको बड़ा फिर से और बनाया जाएगा, या सत्ता पक्ष की तरफ से इसे बार बार अब और छोटा बताया जाएगा कि ये कोई मसला है नहीं, ये केवल सियासत से परे है? लगातार चर्चा जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेरे सहयोगी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे नतीजे पर, इसके हर पहलू पर विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं